बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी का दरपेश है। इस चैलेंज से निपटने के लिए बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, आला सतही इजलास हो रहे हैं और बिल्कुल उसी नुक्ते की तरफ दोबारा तवज्जो दिलाई जा रही है कि नेशनल एक्शन प्लान के वो नुकात जिन पर हम अमल दरामद नहीं कर पाए उनकी तरफ अब तवज्जो से काम करने की ज़रूरत है। एक तो जो दहशतगर्द और शरपसंद हैं उनके सद्देबाब के लिए मौसर बयानिए की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में जो बयानिए की जंग है वहाँ पे भी रियासत को काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। तमाम सूबों के आपस में जो ताउन है और रवाबत उनको बढ़ाने की बात हुई है और एक कौमी बयानिया तरतीब देकर बिलखुसूस नौजवान जितने भी हैं इस मुल्क के, चाहे वो बलूचिस्तान के नौजवान हैं, चाहे वो फाटा, वाना, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, जहाँ जहाँ से इन नौजवानों का ताल्लुक़ है उनको इंगेज करने की ज़रूरत है ताकि वो कौमी बयानिया एक यकसुई के साथ आगे बढ़ सके। फ़िल्म और ड्रामों में शरपसंदों के बयानी का मुकाबला करने के लिए भी कुछ कोशिशों का इयादा किया गया है। मौसर तरीका होता है इन प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल करना, लेकिन असल जो मामला है कि आप अमली तौर पर क्या कर रहे हैं, हुकूमत कर क्या रही है। और हुकूमत जो है वो जहाँ पे डिसेंट है, जहाँ पे इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय को अगर दबाने के लिए बार बार ताकत का इस्तेमाल करती है तो फिर वो इख्तलाफ राय दुश्मनी की तरफ चला जाता है। एक तरफ हार्ड स्टेट पॉलिसी है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई इफ़ एंड बट्स अब नहीं होंगे, मुकम्मल रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई होगी, लेकिन नौजवानों को जो आपने सॉफ्ट तरीके से इंगेज करना उसके लिए हुकूमत को एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना होगा। और उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट अपरेंटली नज़र आती है वो सियासी पोलराइजेशन है। इतनी तकसीम है सियासी तौर पर और एक बड़ी जमात PTI जिनके चेयरमैन इमरान खान साहब जेल में हैं, वो ये समझते हैं कि जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे तब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बेशक आप मुआशी हवालों से तरक्की कर लें, IMF आपके साथ वापस आ जाए, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनको बाहर लाए बगैर इस मुल्क में जो इस्तेहकाम है सियासी तौर पर वो नहीं आ सकता। और सियासी तौर पर इस्तेहकाम के बगैर वो कौमी यकजहती हमांगी नहीं आ सकती जो आपको ज़रूरत है आपके मुल्क को इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से निपटने के लिए। इस तासुर में कितनी सदाकत है और इसमें कितना दम है, कुछ उस पर बात करेंगे। जनाब PTI ख़ुद बटी हुई है, बहुत सारे उसमें ग्रुप, वो ख़ुद खलफशार का शिकार है। वो खलफशार कैसे दूर हो सकेगा? अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान पॉलिसी पे जो हमें कुछ तज़ादात नज़र आते हैं वहाँ पे भी PTI हमें सर फहरिस्त एक तज़ाद क्रिएट करती हुई दिखाई देती है। कुछ उसका जायज़ा भी आज के प्रोग्राम में लेंगे। सहाफ़ी वहीद मुराद साहब जो उनको दरख्वास्त ज़मानत उनकी मंजूर करके उनको रिहा कर दिया गया है, हुकूमत को ये देखने की भी ज़रूरत है कि पेका जैसे कवानीन से इस तरह की गिरफ्तारियाँ, अगर किसी ने गैर कानूनी काम किया, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो कहते हैं सहाफ़ी मुबर्रा नहीं है, बिल्कुल मुबर्रा नहीं। अगर किसी सहाफ़ी ने गैर कानूनी काम किया है बिल्कुल आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन वो काम जो कार्रवाई है वो कानून के दायरे में रह के करें, ऐसे तरीके से ना करें जिससे नफरतें मज़ीद बढ़ें, जिससे ये तासुर उभरे कि आप सहाफ़ियों पर जबर करना चाहते हैं और आप आज़ादी इजहार राय को दबाना चाहते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है जिनसे आपका तारुफ करवा देते हैं, हुज़ैफ़र रहमान साहब हमारे साथ मौजूद स्टूडियोज़ में वज़ीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम निवास के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद है नासिर हुसैन शाह साहब, सिंध के सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। एक बड़ा मामला है कि आपने कौमी बयानिया बनाना है और दहशतगर्दी का जो इशू है उस पर इफ़ एंड बट्स ख़त्म कर देने हैं, लेकिन वो इफ़ एंड बट्स आपको लगता है कि सियासी पोलराइजेशन की वजह से हैं, इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से हैं, जिस तरह से PTI की दीगर लीडरशिप कहती है, या आपको लगता है कि इमरान खान साहब का जो मामला है वो कानूनी महाजों पर चलना चाहिए और कौमी पॉलिसी में PTI को कुछ बेहतर किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, ये इमरान खान साहब का जेल में होने की वजह से तो डेफिनेटली एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, बेचैनी है। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो इंगेजमेंट के तरीक़ेकार हैं वो भी नॉन पॉलिटिकल हैं। यानी हुकूमत जो है वो एक एंडोर्समेंट चाहती है, वो सियासी सपोर्ट जो हासिल होनी है। अगर इमरान खान साहब को इंगेज नहीं किया जाएगा, PTI की पूरी क़यादत भी आ जाए तो शायद पार्टी की एंडोर्समेंट हो जाए लेकिन अवामी हमायत आपको हासिल नहीं होगी। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को भी इस सारे प्रोसेस में से बाहर रखा गया है। देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जो भी नून लीग का वोट है वो तो उन्हीं के मरहून मिन्नत है। मोहसिन नकवी साहब भी पिछली कमेटी में शामिल नहीं हुए। तो ये एक गैर संजीदा अमल था जिस पे कोई संजीदगी से ना तो अपोजिशन जमातों को एंगेज किया गया। अभी भी बिलावल भुट्टो ने भी इस बात का जिक्र किया है। जो बात वो कर रहे हैं उस पे भी अगर वो संजीदा हैं तो उसका तरीक़ाकार भी ये नहीं हो सकता
कि क्योंकि पीपल्स पार्टी तो एक पार्टी है सारे मामलात में। इमरान खान साहब का जेल में होना जो है या ना होना, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको उनमें उनको एंगेज ना करना ज्यादा लेकिन मसला है। चौधरी साहब, उसमें एक और नुकता भी है ना, लोग कहते जी कि बाकी लीडर भी तो रहे जेलों में, लेकिन जो बाहर पार्टी थी उसको इख्तियार था फैसले करने का। आपकी जमात में ये भी मसला है कि इमरान खान साहब के अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं है, डाउट्स हैं, जो इमरान खान साहब के कान जाके भर देता है वो उसकी बात सुन लेते हैं, और फैसला साजी बिल्कुल स्टक है उनकी ज़ात के गिर्द। बिल्कुल ठीक है, वो पार्टी के लीडर उन्हीं की ज़ात के गिर्द होनी चाहिए, लेकिन जब बड़े मसाइल आ जाते हैं तो फिर आपको कुछ और लोगों की जो दानिश है उसको भी इस्तेमाल में लाना चाहिए ना। आपके पास बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े वकला हैं, बड़े बड़े दानिशमंद हैं, बड़े सीनियर आपके पास सियासतदान भी आपकी जमात में। जी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मसला ये है कि जो वकला हैं वो सियासतदान नहीं है, और जो सियासतदान है वो फारग बैठे हुए हैं। ये तो ऐसे ही मामला है कि जब सियासतदानों को आप लगाएंगे, आज भी JUI का एक बड़ा तल्ख बयान आया है अली अमीन साहब से। मैंने बारहा रिक्वेस्ट की है कि आप इस सारे मामले में जो है इसको, अगर आप अपोजिशन अलायंस में रुकावट बनेंगे, चाहे आपकी नीयत ना हो, फिर भी जो है वो उसका मसला बनेगा। तो ये जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है, ये एक पॉलिटिकल तरीक़ेकार है, लेकिन इस पे होने वाली जो गुफ्तगू है जिससे दूरियां बढ़ रही हैं, कुर्बतें नहीं आ रही। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सियासतदान फारिग हैं और वकला को ज़ाहिर है वो उनको उतनी सियासत नहीं आती। उज़ैफ़ा, एक इंगेजमेंट का जिक्र फैसल चौधरी साहब ने किया, ज़ाहिर है वो एक सियासी जमातों के साथ इंगेजमेंट है। एक इंगेजमेंट आपने यूथ के साथ करनी है, बलूचिस्तान की यूथ है, खैबर पख्तूनख्वा में जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नौजवान हैं, उनके साथ भी कौमी बयानिए की आप बात करें। आपके पास तो कलमदान भी ऐसे ही शोबे का है कि जो कौमी बयानिए में अपना रोल एक प्ले कर सकता है, लेकिन सख्ती और सिर्फ सख्ती और इंगेजमेंट का जो लेवल है वो कम नज़र आता है। सख्ती आपको लगता है हार्ड स्टेट बन के सिर्फ आप यूथ को कौमी बयानिए पे मुत्तहिद कर लेंगे, हुकूमत को ऐसा लगता है? जी बहुत शुक्रिया तंजीला, आपने मुझे मदऊ किया। फैसल चौधरी साहब भी फरमा रहे थे बड़ी तफसील से। पहली बात तो ये है कि आपका सवाल फैक्चुअली गलत है। हमने सॉफ्ट और हार्ड स्टेट की बात किसके लिए की है? क्या यूथ के लिए की है? दहशत गर्दों के लिए की है कि दहशत गर्दों के लिए रियासत अब ज़ीरो टॉलरेंस करेगी, दहशत गर्दों से नेगोशिएशंस नहीं होंगी। दहशत गर्द जो है बलूचिस्तान में बसों से उतार कर मारते रहे हैं और रियासत बर्दाश्त का मुजाहरा करती रही, एक माँ का सबूत देती रही, अपना दिल बड़ा करती रही, कोशिश करती रही कि उनसे रिकन्सिलिएशन हो जाए, नेगोशिएशंस हो जाए, बातचीत हो जाए। मैंने शुरू में कहा दो अप्रोचेस आपको चाहिए ना, आपने इंगेजमेंट यूथ के साथ करने के लिए क्या वाज़ेह पॉलिसी? मैं लेट मी, एक तो बात ये कि जो हार्ड स्टेट की पॉलिसी है वो है दहशत गर्दों के लिए, दहशत गर्दों के सिंपथाइजर्स के लिए, दहशत गर्दों के सपोर्टर के लिए। अब यूथ के लिए तो कोई भी हुकूमत तसव्वुर भी नहीं कर सकती उनके लिए हार्ड पॉलिसी अपनाए। यूथ को तो ज़हरा मोम की तरह होती है, आप उसे गुड्डी बना लें गुड्डा बना लें, यानी उनका दिमाग जो है वो अभी इमेच्योर होता है। तो ज़रा यूथ से तो आप बातचीत के ज़रिए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, उनके लिए अच्छे इंसेंटिव के ज़रिए, ज़रा यूथ के लिए अच्छे प्रोग्राम्स के ज़रिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी एक यूथ का प्रोग्राम स्टार्ट किया, डिजिटल यूथ प्रोग्राम ऐप मुतारिफ़ कराई। तो बेसिकली यूथ को एंगेज करने का तो यही तरीका है। अगर कोई भी हुकूमत ये समझती है कि यूथ से एग्रेशन के ज़रिए, कोई विक्टिमाइजेशन के ज़रिए, कोई हार्ड स्टेट के ज़रिए, ये हमारी हुकूमत का ना मोटिव है ना हमारी हुकूमत का विजन है। जो आज़ादियों के ऊपर कदगने हैं उसको भी ज़ाहिर इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि आप शायद बहुत सारे और लोगों को नाराज़ कर रहे हैं, उनके जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनको सुने बगैर आप उनको अपने आप से अलग करें, ऐसा तासुर दुरुस्त है? देखिए जी, जो पाबंदियों की बात है, अब आपने जो कि एक बड़े कैनवस में सवाल कर दिया जनरल, अब मुझे नहीं पता पाबंदियों की, आप जर्नलिस्टों पे पाबंदी की बात कर रही हैं, तो सियासतदानों पे मारंग बलोच जैसे ग्रोह हो गए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए मारंग बलोच के मुतालिक तो मैं तो क्लियर कहूँगा कि आज से नहीं, चूँकि आई बिलोंग फ्रॉम डेरा गाजी खान, हमारे बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान है, यानी आधा डेरा गाजी खान जिसमें अफगानिस्तान के अंदर, आधा बलूचिस्तान के अंदर है, और आधा बलूचिस्तान जो है वो डेरा गाजी खान के अंदर है, बार खान रखनी। ये मारंग बलोच जो है आज से कुछ साल पहले डेरा गाजी खान भी आई थी, वहाँ पर भी इन्होंने यूथ को जो है लापता अफराद और डीजी खान के बलूचिस्तान के एहसास महरूम के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। देखिए रियासत की नेग्लिजेंस हो सकती है, रियासत के साथ आपके गिले शिकवे हो सकते हैं, आपका एहसास महरूमी बलूचिस्तान का हो सकता है, लेकिन उस एहसास महरूम का ये मतलब नहीं है कि आप BLA की सपोर्ट शुरू कर दें। मुझे आप ये बताएं कि क्या बलूचिस्तान में आज तक कोई पंजाबी वज़ीर आला रहा है? अगर अख्तर जान मैंगल का अपना इलाका खुशदार जो है वो अभी तक मिनी पसमानदा है, वहाँ पर बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो इसके ज़िम्मेदार आप या मैं तो नहीं है।
अख्तर जान मेंगल खुद जो है वज़ीर आला रहे हैं, उनके वालिद अताउल्लाह मेंगल वज़ीर आला रहे हैं। अगर डेरा बुगटी के अंदर आज भी सुई के अंदर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, सरफराज बुगटी ठीक है वज़ीर आला बने, वो जिम्मेदार होगा। उससे पहले अकबर बुगटी साहब 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, 2 दफ़ा गवर्नर रहे। फैसल साहब, ये जो कौमी मसला है ज़ाहिर है उसमें अफगान जो पॉलिसी आजकल वो भी बड़ी ज़ेर बहस है, और अली अमीन गंडापुर साहब भी उस पर एक ऐसी लाइन ले रहे हैं जो शायद रियासत की इस वक्त की पॉलिसी के साथ हम आहंग नहीं है। तजावीज़ देने का एक तरीका हो सकता है, ज़ाहिर है इजाज़त है उसकी, वो वज़ीर आला एक बड़े सूबे के सियासी लीडर हैं, लेकिन अलग से बिल्कुल एक पॉलिसी पब्लिक डोमेन में लेके चलना कितना वाइज है। दूसरी जानिब जो मारंग बलोच जैसे ग्रोह हैं, ज़ाहिर है हमने बहुत पढ़ी लिखी यूथ जो है और ख़वातीन समेत देखे उनको खुदकुश बमबार बनते हुए देखा है, तो शुकूक व शुबहात तो बिल्कुल अपनी जगह पर जैनवन है ना इस तरह की तमाम तहरीकों पे, जो BLA की खुली मजम्मत भी नहीं करते, उनसे अपने आप को अलग भी नहीं करते, लेकिन PTI उनकी हिमायत का ऐलान कर रही है। ये सियासी तौर पर बेहतर फैसले आपको लग रहे हैं मौजूदा सिनेरियो में? दो बातें। सबसे पहले हुज़ैफा ने जो TADS और तनख्वाहों की बात की, तो क्या हुकूमत का एहसान है? ये तो हर MNA का इस्तेहकाक है और वो सारे अवान को मिलते हैं। कमेटीज के इजलास में शामिल ना होना ये पार्टी की राय होती है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आप TADS लेते हैं, आप तनख्वाह लेते हैं, लिहाजा वहाँ पे करें। तो ये आप वही मैंने कहा ना कि आप बाय फोर्स जो है वो एंडोर्समेंट चाहते हैं, आप राय नहीं चाहते। जहाँ तक अली अमीन की बात है और अफगान पॉलिसी है, PTI हमेशा अफगान गवर्नमेंट के साथ, तालिबान हुकूमत के साथ इंडल्ज होकर इस मामले को हल करने की हिमायती है। और ये कोई आज की बात नहीं है, इमरान खान का 2002 से ये विजन है कि आप जंग के हवाले से ये मामला को हैंडल नहीं कर सकते, आपको निगोशिएट करके इसका सियासी हल करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो अगर आप तालिबान हुकूमत को इंगेज नहीं करेंगे और फिर वही जो मामला है इस हुकूमत ने अडॉप्ट किया, जाके एम्बेसडर सादिक खान को भेजा और वो काबुल में निगोशिएट कर रहे हैं। तो अगर आप ये पहले करते और उनको अपने साथ लेके चलते, अमेरिका और अफगानिस्तान भी तो दोहा में बैठे हुए हैं ना, दोहा अकॉर्ड हुआ है और उसमें भी यार है उस वक्त पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा रोल था। और ये आपकी अली अमीन की अफगान पॉलिसी को आपने कहा कि रियासत की पॉलिसी, हालांकि ये आप थोड़ा सी तस्दीक कर लीजिए, अली अमीन रियासत का हिस्सा है। जो आइन में रियासत की तशरीह है वो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं और वो अथॉरिटीज हैं जो टैक्स आयद कर सकती हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी बनाने का भी आइन में एक तरीकाकार लिखा हुआ है। एक सूबा तो अपनी अलग से मुल्क के लिए फॉरेन पॉलिसी का जो तरीकाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आइन में फॉरेन पॉलिसी का कोई इख्तियार नहीं है। मतलब जो सब्जेक्ट्स है ना फैसल साहब, हम इस पे लंबी बहस पे, सब्जेक्ट्स है ना कि सूबाई हुकूमतों ने कौन से सब्जेक्ट्स पे अपनी, मैं राय देने के खिलाफ तो हुई नहीं ना, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर इस वक्त मरकज़ ये फैसला करता है कि हमने अफगानिस्तान के साथ किसी और तरीके से इंगेज करना है और सूबा एक अलग लाइन लेता है, तो इसका फ़ायदा होगा नुकसान होगा? सवाल बुनियादी तौर पर ये है। बुनियादी तौर पे यह है कि अगर आप सूबे की राय को इग्नोर करेंगे, जहाँ जिस इलाके में ये सब कुछ होना है, जहाँ पे ऑपरेशन हुए, जो दहशतगर्दी का शिकार इलाका है, अगर आप उसके वज़ीर आला की राय को इग्नोर करेंगे और फिर आप वहाँ पे जंगो जदल करेंगे तो फिर उससे अवाम का नुकसान होगा। नासिर हुसैन शाह साहब, मैं ये जो सवाल मैं फैसल साहब से और हुज़ैफा से पूछ रही हूँ, आपके पास भी ये लेके आऊँगी कि सियासी इस्तेहकाम के लिए बिलावल साहब ने भी एक ऑफ़र की है और फैसल साहब अभी कह रहे थे कि अगर ये संजीदा ऑफर है तो जाहिर है उसके जो TORs हैं वो भी सामने आ जाने चाहिए, कुछ कोशिश भी अमली तौर पर होनी चाहिए। तो क्या अगर नासिर शाह साहब से मैं एक प्रपोजल देना चाहता हूँ नासिर शाह साहब की, क्योंकि बड़े साहिब और ठंडे बाजार के आदमी हैं। जी। मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब की जो प्रपोजल है वो बड़ी अच्छी प्रपोजल है और उन्होंने एक एंडेवर लिया है मुल्क के हालात को देखते हुए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी ये है कि जो एतमादी की फ़ज़ा है उसको ख़त्म करने के लिए अगर वो मुनासिब समझे तो वो मौलाना फजल रहमान, महमूद खान चकज़ई, शाहिद खान अब्बासी, मुस्तफ़ा खोकर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास वगैरह लोग जो से मिले, जो कि इस सारे मामले को हल करने की तरफ चाहते हैं और वो फिर लोग इमरान खान साहब से मिले और उनको कायल करें। इससे फिर ये मामला आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज शायद ये आगे ना बढ़ सके। जी नासिर शाह साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पहले भी मुलाकात करा देनी चाहिए थी और अगर कोई ये शर्त थी, लेकिन ये एक हकीकत है कि PTI के हमारे दोस्तों ने वो मिस किया, वो बहुत अहम था।
मुलाकात अपनी जगह पे, लेकिन कौमी सलामती हमें सबसे ज्यादा अहम है और पाकिस्तान भी। लेकिन चले, अब वो एक चीज गुजर गई, अब भी अगर कोई मुलाकात की सूरत है तो वो भी होनी चाहिए। लेकिन जो दोबारा कोई APC होती है या गवर्नमेंट कोई मुलाकात अरेंज कराती है या मीटिंग करती है तो उसमें PTI को जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की सलामती का मामला है। ये कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि इसमें सियासी कोई बारगेन की जाए या हम कोई और चीज कर सके। तो ये है चीजें जिनको हमने सबसे पहले मद्देनजर रखना है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे अहम है। जब हम ये बात जहन में रख लेंगे तो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं और वो वक्त पे होती रहेंगी। तो चेयरमैन साहब ने कहा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस पे अमल भी कराएंगे और उनकी बातचीत भी जरूर हुई है। मेरी 1-2 दिन में उनसे मुलाकात भी होगी और मजीद भी इस पे डिस्कस होगा। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती जी। बात हम कर रहे हैं, राशिद शाह साहब को एक प्रपोजल दिया है फैसल चौधरी साहब ने, लेकिन जाहिर है खान साहब से मुलाकातों का एक मामला है। अगरचे वो बार बार अदालतों में जा रहे हैं और हम कहते हैं कि जेल मैनुअल में जो चीज़ें लिखी हैं उसके हिसाब से कानूनी जो उनका हक है उनको दिया जाना चाहिए। PTI मुसलसल इस बात पर सरापा एहतजाज है। हुकूमत कोशिश करके कुछ वहाँ पे विंडो क्रिएट नहीं करती, एक अपॉर्चुनिटी, अगर वाकई आप समझते हैं कि PTI अहम है जैसे आपने कहा और आप लोगों ने ज़ाहिर इनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि फैसल चौधरी साहब मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी उनका MNAs का इस्तेहकाक है, तो उसकी मैं बात कर दूं। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि इस्तेहकाक है तो असम्बली चले जाते हैं ना जी। अपनी असम्बली, अपने मेरे घर में कोई बंदा बाहर का आया हुआ हो और मैं अपने घर ना जाऊँ, बाहर खड़ा हो जाऊँ, जी मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरी इस बंदे से बनती नहीं है। मैं करीब से अपने घर अंदर जाऊँ, उस बंदे को बताऊँ भी आप क्यों आए हैं। अगर आपके नहीं ऐवान के अंदर एक कार्रवाई हो रही थी, उस ऐवान को ज्वाइन करना चाहिए था। लेकिन जब आपके लोग मर्जी के बगैर तो मेहमान नहीं ना आते, जब आप थैंक यू, लेकिन जब आपने ये बात करते हैं हर फोरम के ऊपर कि जी ये हुकूमत ने बुलाया था इजलास, तो हम बता रहे हैं हुकूमत ने नहीं बुलाया था, स्पीकर ने बुलाया था। आगे पॉइंट आपने। अच्छा, दूसरी बात अब ये है कि तंजीला, मेरा नुक्ता नज़र इसमें डिफरेंट है। ये फैसल चौधरी साहब हो गए, फवाद चौधरी हो गए, या असम्बली में इनके स्पीकर अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं, उमर अयूब हो गए, पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर हो गए, ये सब लोग बेबस हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी इमरान खान पर एक PhD है। इमरान खान को इस बात की समझ आ गई है कि भाई मेरा नैरेटिव तो बिकता ही बदतमीज़ी पर है, मेरा नैरेटिव तो बिकता ही लड़ाई झगड़े के ऊपर है। ये हमारी हुकूमत चाहेगी भी, कोशिश भी करेंगे, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आप आज बानी तहरीक इंसाफ से मुकम्मल बातचीत बंद करा दें या बानी तहरीक के साथ सिस्टम का हिस्सा मौजूद ना हो, इन्होंने खुद फैसले करने हुए अच्छे फैसले कर लेंगे, सिस्टम में अपनी गुंजाइश भी पैदा कर लेंगे। वहां से बाकायदे ने कहा जाता है कि नहीं जलाओ घिराव करो, मार धाड़ करो। एक सूबे के वजीर आला को ये नहीं कह रहे कि मरकज से जाके पैसे लो, मरकज से को डेवलपमेंट करनी है, वो कहते हैं नहीं अपने प्राइवेट 3000 बंदा ले जाओ और मरकज में चढ़ाई कर दो। खवातीन पे आपने हाथ डाल दिया, फरियाल तालपुर को आपने अस्पताल से अरेस्ट कर लिया। तो ये तलखी जब आप पैदा करेंगे तो हम कैसे तवक्को करेंगे कि आप बातचीत करना चाहते हैं। नासिर शाह साहब, ये जो इमरान खान साहब की शख्सियत के ट्रेड्स जो हुज़ैफा साहब गिनवा रहे हैं, ज़ाहिर हुकूमत इसमें बड़ी कन्विंस्ड है कि वो ऐसा ही है, इख्तियार किसी और के पास नहीं है और वो मानेंगे नहीं। तो बिलावल साहब इस सारे सिनेरियो को कैसे नेविगेट कर सकते हैं आपके ख्याल में? पहले भी एक बार ये तजवीज़ सामने आई थी, कुछ तजवीज़ आपको फैसल साहब ने भी दी, उसका भी रिस्पॉन्ड आप कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये बात हुई थी कि मुलाकात कर लें बिलावल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब से, ताकि वो बदएतमादी ख़त्म हो जाए। क्योंकि लोग कहते हैं कि वो वक्त जो आता है वो जब कुछ तय करने वाला होता है तो इमरान खान साहब बैक आउट कर जाते हैं, उस चीज़ से बैक ऑफ कर जाते हैं। देखें, एक जो हकीकत है वो ये है कि पॉलिटिकली तौर पर खान साहब बड़ी मादत के साथ फैसल चौधरी साहब से कोई नॉर्म्स उनको सियासी नहीं आती, और यही हाल PTI के हमारे पूरे जो भी इस वक्त नजर आ रहे हैं उनका है कि वो खान साहब के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। खान साहब हैं तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और ये माजी में देख भी लिया, माजी करीब में भी, कि वो हुकूमत में है तो ठीक है, नहीं तो फिर पाकिस्तान भी और इदारे भी सब के खिलाफ जो कुछ कहते रहे। फिर हुकूमत में नहीं रहने वाले थे तो जी वो IMF का वो भी ब्रीच कर दिया, और फिर वो खुद असेंबलियां भी तोड़ने की कोशिश की। बहुत कुछ होता रहा है यहाँ पे। खुद लोगों को कहा कि जेल भरो, खुद को अपने बचाने के लिए जमान में पाक में पेट्रोल बम भी चला दिए। ये सारा कुछ हमने देखा है। ये एक हमारी जो सोच है
हमारी ऑफर जो है पीपल्स पार्टी की वो तो जमहूरी वाली है, जमहूरियत वाली है कि भाई आप आए बैठे बात करें, लेकिन हमें भी तवक्को नहीं है जिस तरह के खान साहब कि अभी देख लें चेयरमैन साहब ने ऑफर की है और पीटीआई की तरफ से बड़े अच्छे भले दोस्त हैं जिनको मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले कि जी ये तो हिस्सा है ना, इनकी बात हम क्यों माने। वो भाई आपको एक धारे में ला रहे हैं। मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कई दफा कह चुका हूँ कि पीटीआई का अगर कोई फ्यूचर है तो वो पीटीआई पी में है, जिससे मेरी मुराद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन। मैं किसी फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा कि कोई नया फ्रैक्शन बन जाए। यही पीटीआई जब पुरअमन सियासत करेगी, मुल्की सियासत करेगी, ये जो शिद्दत पसंदी की, बदतमीजी की, इंतहा पसंदी की सियासत को देगी तो इसका फ्यूचर है। पेशेंस से काम लें, 2029 का इंतजार करें, इलेक्शन आएंगे तो खुद ही सारी चीजें सामने आएंगी। आपने वैसे नाम अच्छा ले दिया फैसल साहब ने, जाने में जरा ये फैसल साहब से पूछ लूं। इनकी चीज का अंदाजा इससे कर दें, फैसल चौधरी साहब मेरे मेहरबान हैं, इन्होंने कितनी सख्तियां काटी हैं और आजकल जो बयानात इनके लिए आ रहे हैं यही पूरी पीटीआई का हाल है। जो इसमें ज्यादा इनका कसूर क्या है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ये सुलझे हुए हैं, कोई इज्जत से बात करते हैं, कोई लॉजिक से बात करते हैं, तो इस वजह से इनको हटाया जाने की कोशिश की है। जो ज्यादा से ज्यादा इधर बदतमीजी करे और पता नहीं क्या कुछ करे उसको तो ये पजीराई देंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। तो मैं तो फैसल साहब शाह साहब मैं वापस आपके पास आऊंगी, एक और नुक्ते पे भी मुझे आपकी राय लेनी, लेकिन फैसल साहब जो नासिर शाह साहब कह रहे हैं, जो हुज़ैफा साहब ने कहा उसका भी जवाब दीजिए, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि ये जो तासुर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चाहे वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लेके, और आप लोग फवाद चौधरी साहब पब्लिकली इस पर बात करते रहे, बहुत सारे लोग भी करते, ये तासुर भी तो दुरुस्त करना ज़रूरी है ना सर। जिस माहौल की, जिस बदएतमादी की आप बात करते हैं कि वो ख़त्म हो, वो दोनों अतराफ से ख़त्म होगी ना, एक तरफ से तो हो नहीं पाएगी। इसका हल है किसी के पास? सबसे पहली बात तो ये है कि नासिर शाह साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल पीटीआई इमरान खान के बगैर कुछ भी नहीं है। जिस तरह से पीपल्स पार्टी में से नवाज शरीफ और जरदारी और बिलावल साहब को निकालना तो पीपल्स पार्टी का भी कोई हाल नहीं। पार्टी में से नवाज शरीफ भी निकालते वो था नहीं, जरदारी का कह रहे हैं गुजारिश ये है कि आप जो बात कर रहे हैं इमरान खान के बगैर तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। पीटीआई से बात करनी है तो उनको हम बोल लेना। बदएतमादी की फिजा खत्म करने के लिए तो तंजीला जाहिर है पहले हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ताकत तो हुकूमत के पास है। हुकूमत अगर एंगेज करेगी तो पॉलिटिकली ड्यूटी भी इनकी है, क्योंकि हुकूमत जो होती है उन्होंने बड़ा कदम उठाना होता है। लेकिन अगर हुकूमत अपनी ईगोज में या अपने छोटी छोटी बातों पे अड़ी रहेगी तो फिर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। वो एक क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बन रहा है? नासिर शाह साहब ने कहा पीटीआई पुरअमन, तो मैं कह रही थी कि नाम अच्छा है, फॉरवर्ड ब्लॉग अगर बन रहा है, शेर अफजल मरवत साहब दावा करें फॉरवर्ड ब्लॉग बना के करेंगे क्या पूरी पीटीआई को एक साइड पे ले जाए जब इलेक्शन होना है? इसलिए तो बन नहीं रहा कि सबको पता है कि अवामी हमायत इमरान खान के साथ, और इमरान खान ही पीटीआई है, पीटीआई भी इमरान खान है, बाकी कोई हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा ये एक पोलिटिकल रियलिटी है ना, इसको सामने रख के फैसला करना है। अगर आप ये कहें कि इमरान खान को छोड़े तो फिर आप ये एंगेजमेंट की बात छोड़ दें। फिर पीटीआई को जिस तरह से आप कॉर्नर कर रहे हैं, दीवार के साथ लगाया हुआ है और मारी जा रहे हैं, तो आप रियासती जबर जो रियासती दहशतगर्दी उसके ऊपर लगाई हुई है वो लगाए रखें। अगर उससे आपको लगता है कोई फायदा होता है या फायदा हुआ है, ये मुल्क चल रहा है, तो आप चला लें। इस तरह से मुल्क नहीं चलेगा ना। सियासी अदम इस्तेहकाम इमरान खान साहब की अदम शमूलियत से ख़त्म नहीं होगा, उससे मुआशी जमूद नहीं टूटेगा, टेररिज्म बढ़ता रहेगा। टेररिज्म सीरियस इशू है, इसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा हुकूमत और हुकूमत में शामिल जमातों को, बिशमूल पीपल्स पार्टी को करना पड़ेगा। और इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट से बात कर लें। इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये कोई भी काम नहीं हो सकता। ये अगर बचगाना बातें करनी है, ये कहना है कि बिलावल साहब या नवाज शरीफ बड़े पावरफुल हैं, तो मैं तो इस बात को नहीं मानता। अंटिल अनलेस दे हैव टेसिट अप्रूवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो इनसे ये बात कर भी नहीं सकेंगे। और ये जो बात कर रहे हैं ये इसको आगे भी नहीं बढ़ा सकेंगे। ये एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है, लेकिन हकीकत है। सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये मामला आगे नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। लेट्स टेक अनदर ब्रेक। जी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हैं। जी नासिर साहब, फैसल साहब ने जो बात की है मैं उसी पे आपसे कमेंट लेना चाहूँगी कि ये तो वापस आपको ग्राउंड जीरो पे ले आए ना कि एस्टेब्लिशमेंट ही के पास इख्तियार है, बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब के पास तो एक इख्तियार है नहीं, तो ये ऑफर तो फिर बेमानी हो जाती है।
देखिए, यही बात पीटीआई खुद शुरू से करती आ रही है, वो तो बात भी नहीं करना चाह रही थी। लेकिन ये हकीकत है कि जो पार्लियामेंट में जो लोग भी हैं, जब वो एक पेज पे आएंगे तो वो जाहिर एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल अपनी जगह पे है, जिसको ये डिनाई नहीं किया जा सकता। तो लेकिन वो भी क्या चाहते हैं? वो भी यही चाहते हैं, उनके लिए भी सबसे अहम क्या है? पाकिस्तान। हमारे इदारों के लिए या एस्टेब्लिशमेंट या फौज की अगर आप बात सीधी कर लें तो उनके लिए सबसे अहम क्या होता है? पाकिस्तान। वो ये क्या हुआ था, खान साहब को कौन लेके आया था? वही लाडला बना के लेके आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका लाडला नाअहल है, निकम्मा है, तो फिर जाहिर है उनके लिए पाकिस्तान अहम था। तो उन्होंने पाकिस्तान को अहमियत दी और उस लाडले से हाथ उठा लिया। उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने तब से पहले देखे उनको क्या कुछ नहीं कहते थे खान साहब के, सारा कुछ यही है। और देखे इनको ज्यादा से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को या हमारे इन इदारों को, मुक्तदर इदारों को अप्रिशिएट कौन करता था? सियासी कामों में, गवर्नमेंट में कौन करता था? खान साहब। उनका बाद में कसूर क्या आया कि उन्होंने देखा कि उनका लाया हुआ लाडला इंतहाई निकम्मा निकला। लेकिन जो बड़ा सवाल है शाह साहब वो ये कि अब हम पीटीआई के साथ इंगेज किए बगैर जो सियासी इत्तेहाद चाहिए आपको, बलूचिस्तान का मामला आपके सामने, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, हुकूमत में आप हैं, आप लोग साथ हैं हुकूमत के, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एमक्यूएम भी एक महाज खड़ा कर रही है। ईद के बाद उन्होंने भी कह दिया हम एहतजाज करेंगे जो इंतज़ामी वहाँ पे मसाइल हैं। तो ये जो सियासी हलचल है, इसमें आप लोग जब तक चीज़ों को बेहतर मैनेज नहीं करेंगे तो दहशतगर्दी के लिए कौमी बयानियाँ और उसके ऊपर अमल दरामद कैसे मुमकिन होगा? देखिए, आप मुझसे जी शाह साहब आपसे कह रही हूँ। जी देखिए, इसमें ये भी जो एक सोच है कि जी खान साहब के बगैर तो कोई मसले हल नहीं होंगे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की सालमियत कोई खान के हाथ में नहीं है। बलूचिस्तान में वैसे इनका कौन सा अमल दखल है? मतलब क्या हम तो जाहिर है खान साहब सियासी हमारी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन हम उनको समझते हैं मौके वतन है। हम नहीं समझते कि उनके कोई रॉ के साथ ताल्लुक है, उनके कोई अफगानिस्तान के दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक है कि वो उनको कहेंगे जी बाज आ जाए, ना करें। वो एक सियासी लीडर अपनी जगह पे है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि अगर खान साहब को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो कोई बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी इंशाल्लाह पाकिस्तान में आनी है। और आप देखिएगा, हमें अपनी फौज पे मुकम्मल एतमाद है, हमारे इदारों पे, हमारी जो कौम है वो बिल्कुल पाकिस्तान को ही अहमियत देती है। और ये नहीं है कि कोई सियासी पार्टी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सालमियत जो है वो ज़ाहिर किसी एक सियासी जमात के हाथ में। हुज़ैफा, कुछ आप लोग भी आपस में पीपल्स, मतलब इस वक्त ऐसे है कि एक तरफ पीटीआई और आप लोग हैं, एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक है और हुकूमत में शामिल जमातें हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी और आप लोग भी कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ पे कुछ उलझे हैं, चाहे वो मोटरवेज़ का इशू हो, चाहे आप लोगों की कमिटमेंट हो हुकूमत साजी के वक्त। एमक्यूएम भी ज़ाहिर है हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन एमक्यूएम कराची की पॉलिटिक्स और सिंध की पॉलिटिक्स में वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है। आपको लगता है कि सियासी पोलराइजेशन ख़त्म किए बगैर, दूर किए बगैर, हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के लिए उस तरह से एक कौम बन नहीं सकते जिसकी ज़रूरत है, वक्त जिसका तकाजा करता है? देखिए, एक तो आपने जो बुनियादी बात की बिल्कुल दुरुस्त की, मैं उसे कंडोर्स करूँगा। सियासी पोलराइजेशन ख़त्म होनी चाहिए, कौमी यकजहती, कौमी इत्तेहाद होना चाहिए। ज़ाहिर है आपकी मईशत अभी एमर्जिंग मईशत है, खड़ी हो रही है, और आपका मौशी इस्तेहकाम जुड़ा होता है आपके सियासी इस्तेहकाम से। और सियासी इस्तेहकाम जब ही आता है जब आप तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हों। जहाँ तक आपने हमारी और पीपल्स पार्टी की बात की, तो देखें बर्तन जब दो होते हैं तो वो भी आपस में खड़कते हैं। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी, जिस तरह हम इस सिस्टम के एक मेजर स्टेक होल्डर है, पीपल्स पार्टी भी सिस्टम की मेजर स्टेक होल्डर है। और पीपल्स पार्टी से जो हमारे इशूज़ होते हैं वो इशू टू इशू चेयरमैन बिलावल और वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब बैठते हैं और उन मसाइल का हल निकालते हैं। तो जहाँ तक नहरों वाला मामला है या मोटरवेज़ वाला मामला है, ये सब जो है कोई इतने बड़े मामलात नहीं है कि इस पर हमारा आपस में इत्तेहाद को ख़तरा हो या कोई डेडलॉक पैदा हो जाए, या हम पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी हमसे कन्विंस हो जाती है। ज़ाहिर है जहाँ पर आप इत्तेहादी होते हैं, सगे बहन भाइयों में भी इख्तलाफात हो जाते हैं। तो ये इख्तलाफ एक सर्टन लिमिट की हद तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। और पीपल्स पार्टी और जो ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बनने की बात हो रही है, ईद के बाद अगर मौलाना साहब शामिल हो जाते हैं तो आपको लगता है कि कोई थ्रेट होगा हुकूमत के लिए? अब मैं बस अपनी बात में करूँ, पीपल्स पार्टी और हम ज़ाहिर इत्तेहादी रहेंगे भी और एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। जहाँ तक आपने बात की ईद के बाद एक ग्रैंड अलायंस हो रहा है, देखें जी, हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि वो अपोजिशन का इस तरह का ग्रैंड अलायंस ना होने दे। और ज़ाहिर है अगर ग्रैंड अलायंस बनता है, हुकूमत को ख़तरा हो ना हो, लेकिन आपके मुल्क में एक अनसर्टेनिटी पैदा ज़रूर हो जाती है अगर अपोजिशन सड़कों पर हो।
तो हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम तहरीक इंसाफ से भी दोबारा बात करने की कोशिश करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे माजी में इत्तेहादी रहे हैं, 16 महीने की PDM हुकूमत में, उससे पहले 13 से 18 तक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुकूमत का हिस्सा रहे, तो उनको हम कायल करने की कोशिश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की स्टेट पावर से इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस फजलुर रहमान साहब को मैं जानता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक सर्टन लिमिट है उसको कभी क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सिस्टम है तो हम सब हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ाहिर है एक मुज़ाहमती सियासत ज़रूर करेंगे, लेकिन मुज़ाहमती सियासत रियासत के दायरे में होगी। अब आपसे भी लास्ट कमेंट नासिर साहब इसी बात पे कि ईद के बाद आपको भी लगता है कि सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहेगी, या बिलावल साहब की ऑफ़र हो, हुकूमत की तरफ से कौमी बयानियाँ बनाने की कोशिशें हों, कुछ बेहतरी आपको नज़र आती है? जी, गवर्नमेंट जो है उसका ये जिम्मेदारी आती है कि वो मामलों को ठंडा करे, और मुझे पूरा यकीन है कि मियां साहिबान जो हैं वो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वो अपना रोल इसमें अदा करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऑफर कर रही है, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि बातचीत हो, पॉलिटिक्स होती है, जमहूरियत की बात ही ये है कि एक दूसरे से बात करनी चाहिए। दूसरा, आपने जो अलायंस की बात की है, उस अलायंस में जरूर देखें, मुझे एक तो मौलाना साहब बड़े काबिल एहतराम है और वो सुलझे हुए सियासतदान है, वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि अपने कानून अपने हाथ में ले। लेकिन एक चीज का मुझे बड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि जब ये मिलके एजिटेशन होगा या कोई भी एहतजाज होगा, क्योंकि मौलाना साहब तो इलेक्शन के खिलाफ आ रहे हैं कि जी रिगिंग हुई है, और उनकी 98% सीटें जो है या 90% सीटें वो हैं जो PTI ने जीती है, जो उन्होंने जीती है। तो वो दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि एक तरफ PTI के दोस्त पीपल्स पार्टी या PMLN, MQM और दीगर के खिलाफ नारे लगा रहे होंगे, और वहीं पे खान जो मौलाना साहब है वो क्या PTI के खिलाफ नारे लगाएंगे या किसके खिलाफ नारे लगा रहे होंगे? ये इंटरेस्टिंग है। मेरा नहीं ख्याल कि जो अब तक डेवलपमेंट है उनके अलायंस की, उसमें शायद आप ये मंजर ना देख पाएं, लेकिन बहरहाल अगर ये हो गया तो ये वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग हो। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, फैसल चौधरी साहब और ज़फ़र रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले जो एक अहम मौजू है अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिसी और अली अमीन गंडापुर साहब की जो उस पर एक बयानिया वो बना रहे हैं, उस पर हमने बात की। उस बयानिया में कुछ तजादात भी हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला ये बड़ा पुराना है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से उस बॉर्डर को मैनेज करने के लिए हर तरह से नेक नीयती साबित की हुई है, लेकिन अफ़गानिस्तान की जानिब से वो नेक नीयती है नहीं। और वहाँ पे मसाइल क्या हैं कुछ उसका भी हम आपके सामने जिक्र करते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने इस हवाले से जो इंटरव्यूज़ में दावा किया है कि वो बाढ़ कहाँ है, वो सरहद नहीं है, फिर उसके अलावा वो स्वात ऑपरेशन के हवाले से कह रहे थे कि शायद ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। कुछ वो सुन लेते हैं और फिर आपके सामने रखेंगे में जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान जो काम कर रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट काम है। एक पूरा ऑपरेशन है जो पहले हमने किए, पूरे लोगों को उठा के नीचे ले आए, इलाके खाली कर दिए, फिर हम अपने हिसाब में कि जी रात में से सब खाली हो जाएंगे। क्या खाली हुए? नहीं हुए। उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन किया, फिर क्या खाली हुए? नहीं हुए। तो उसके बजाय अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करें, अपनी बॉर्डर पे फोकस करें। हमने फेंसिंग की, अरबों रुपए लगा दिए, कहाँ है फेंस? कहीं पे भी नहीं है। अवाम के एतमाद के बगैर आप ये जंग नहीं जीत सकते। मैं कोई एक पिट रहा हूँ पहले दिन से, इसको समझ नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। DGI SPR ने उस दिन अपनी प्रेस टॉक में बड़ी डिटेल में जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसका अहवाल सामने रखा था। और जाहिर है बॉर्डर मैनेजमेंट दो मुल्कों का बॉर्डर है, तो दोनों मुल्कों की तरफ से जब ये कोशिश की जाती है कि इस बॉर्डर को बेहतर मैनेज करना है, गैर कानूनी नकलो हरकत को रोकना है, किसी किस्म की कोई ऐसी फैसिलिटेशन वहाँ पे दहशतगर्द को, स्मगलर को नहीं देनी, तभी ये मामला बेहतर होता है। तो सुनते हैं DGI SPR ने क्या कहा। ये जो बॉर्डर्स होते हैं दो मुल्कों में, ये म्यूचुअली गार्डेड होते हैं। एक तरफा कोई मुल्क जो है ना एक बॉर्डर को गार्ड नहीं करता। दोनों मुल्क मिलके ये इंश्योर करते हैं कि इधर से उधर स्मगलिंग नहीं होगी, गैर कानूनी नकलो हरकत नहीं होगी, मूवमेंट वीजे पे होगी, और हर चीज़ जो सी एक तरतीब कवानीन और कायदे के मुताबिक होगी। आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में क्या ये दूसरी जो साइड है उसके पास ये विल आपको नजर आती है? ये वन डॉक्यूमेंट रजीम वीज़ा हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उधर से तो कोई विल नहीं। और अगर नंबर्स की बात की जाए तो पाक अफगान जो बॉर्डर है इसके ऊपर आई थिंक 1452 के करीब पाकिस्तान की चेक पोस्टें हैं, जबकि अफगानिस्तान की जो चेक पोस्टें हैं 200 से थोड़ी ज्यादा है। नॉर्मल देखा जाए तो आई थिंक इट्स द रेशियो इज 5 to 1। एक पाकिस्तान की 5 से ज्यादा चेक पोस्टों पे अफगानिस्तान में
एक चेक पोस्ट लगाई हुई। उससे वो भी नजर आ जाता है कि हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड कि उस बॉर्डर को वो मैनेज करें, कंट्रोल करें। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। जाते जाते सिर्फ यही कहेंगे कि रियासत में पॉलिसी बनानी होती है, रियासत के तमाम जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं अगर वो उस पॉलिसी पे यकसू हों तो वो पॉलिसी कामयाब होती है। अली अमीन मीरापुर साहब की तजावीज़ उनको मरकज़ के सामने रखनी चाहिए, मरकज़ को इन तजावीज़ को देखना भी चाहिए, लेकिन हक़ाइक़ से मुनाफी और वो गुफ्तगू अवामी बयानिए में मकबूलियत के लिए नहीं बयान करनी चाहिए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।